क्लास 12th हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 1 ईट मन की अस्थियां हड़प्पा सभ्यता पार्ट 5 देखेंगे। क्वेश्चन और आंसर कर लेते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों का महत्व क्या है? पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख हो गया। फिर देख लेते हैं एक बार। पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों के दो महत्व बताइए। अभिलेखों का दो महत्व निम्नलिखित है। अभिलेख से तत्कालिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से शासक और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती है। अभिलेख देख लिए। अभिलेखों के दो महत्व बताइए, तो बता दीजिएगा। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से हमें शासक और उनके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी मिलती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधनों को बताइए। हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो प्रमुख साधन नहर और जलाशय है। धोलावीरा से नहर और जलाशय का अवशेष मिले हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा के 4 प्रमुख नगरों का नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर देख लेते हैं। वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व से क्या समझते हैं देख लिए हैं। वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन को मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। कार्बन 14 विधि में देखे हैं। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितना कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि रहस्यमय लिपि थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच चिन्ह था। हड़प्पाई लिपि के बारे में क्या जानते हैं? हमने देख लिया। यह लिपि रहस्यमय ही थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसे चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच चिन्ह था। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख कालीन सभ्यताओं के नाम लिखे हैं। उत्तर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के नाम देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता।
प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को जल निकासी प्रणाली सुनियोजित थी। आगे देख लेते हैं। हिंदू घाटी सभ्यता में समूह के दाह संस्कार में कितने प्रकार थे। देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार 3 प्रकार के थे। पूर्ण समाधिकरण व सिंक समाधिकरण दाह क्रम। अगले प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का 2 विशेषताएं बताइए। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। हर घर का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का 2 विशेषताएं हमने अभी देखे। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हर घर का नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर पक्की और बनी पक्की नाली से जोड़ा जा सकता है। आगे देख। विशाल स्नानघर पर टिप्पणी लिखें। हड़प्पा सभ्यता में स्नानघर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानघर में अन्न जमा करके रखा जाता था, यानी अन्न जमा करके रखा जाता था। स्नानघर में हवा जाने की व्यवस्था थी। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता में स्नानघर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानघर का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। स्नानघर के चारों ओर कमरे और बरामदे थे। स्नानघर में कुआं था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का वर्णन देख लिए। हड़प्पा सभ्यता में स्नानघर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानघर का उपयोग अनुष्ठानिक स्रोत के लिए होता था। स्नानघर के चारों ओर कमरे और बरामदे थे। स्नानघर में कुआं था। आगे देख लेते हैं। लोथन कहाँ है? इतिहास में इसका क्या महत्व है? लोथन गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथन बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 15। लोथन कहाँ है? इतिहास में इसका क्या महत्व है? हमने देखा लोथन गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथन बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। चैप्टर 1 के ईटमन की अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। भारतीय इतिहास के अध्ययन के निम्नलिखित स्रोत हैं। साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्य स्रोत में देखते हैं। साहित्य स्रोत को दो प्रकार के होते हैं। साहित्य स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। साहित्य स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में धर्म से संबंधित ग्रंथ आते हैं, जैसे महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग आदि। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनी आती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राजन गिरी। आगे देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कुलहन का राजतरंगिणी आते हैं। आगे देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत में देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसमें अभिलेख, सिक्का, मूर्ति, चित्रकला, स्मारक, भवन आदि आते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, मेगास्थनीज ये सब भारत आए थे। आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का विवेचना करें। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह पूर्व से पश्चिमी तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर में फैला हुआ था। यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में हैदराबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिमी में सुल्तानगंज पाकिस्तान तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। तीसरा प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं, नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन करें। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हड़प्पा की सड़कें समकोण पर काटती थी और इसके प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। यह नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। आगे देखते हैं। यह भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नान घर होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक स्थिति की विवेचना करें। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति। हड़प्पा के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग एक सिंग वाला जानवर और कुबर वाला बैल का भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंध्र शिव का पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग लिंग के पूजा करते थे। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी एवं धातु के तरह तरह के बर्तन का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, कपास, मटर तथा तिल आदि की खेती मुख्यतः होती थी। यह पशुपालन का भी प्रचलन था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि प्रमुख रूप से पाले जाते थे। यह धातुओं के सुंदर आभूषण बनाए जाते थे तथा सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विदेश
विदेशी व्यापार भी होता था, जो थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था। छठा प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे लुप्त हो गया, इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बाढ़। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन। कुछ आदि विद्वानों के अनुसार सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ईंटों को पकाने मकाने के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई की गई। परिणाम स्वरूप पानी बरसना काफी कम हो गया। वर्षा की कमी से कृषि पैदावार घट गई। आगे देख लेते हैं। भारी जल प्लावन। भारी जल प्लावन में कुछ विद्वानों का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। कुछ विद्वानों नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। प्राकृतिक आपदाएं देख लेते हैं। KUR केनेडी ने मोहनजोदड़ो के नरकंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंधव निवासियों मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं। आर्थिक दुर्व्यवस्था हम देखते हैं। सैंधव नगरों की स्मृति का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया में, विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। आर्थिक दुर्व्यवस्था में देखें। सैंधव नगरों की स्मृति का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया में, विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। बरहा आक्रमण। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बरहा आक्रमण था। बलिलर ने सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि का समर्थन ऋग्वेद के साक्ष्य से किया है। इससे पता चलता है कि इंद्र ने रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण उसे पुरांद्र कहा गया है। भूकंप देख लेते हैं। अगला कारण MR साहनी राइक्स व डेल्स के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। प्रशासनिक शिथिलता देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि शासक का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा होगा। एक सीधे एकीकरण के अभाव में हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पारिस्थिति असंतुलन। फायर सर्विस तथा रफीक मुगल के अनुसार पारिस्थिति असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। पारिस्थिति असंतुलन में देखें। फायर सर्विस तथा रफीक मुगल के अनुसार पारिस्थिति असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए। लघुत्तरीय लगभग 15 था, दीर्घोत्तरीय 5 होगा। देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय कितना प्रश्न देखे हैं। दीर्घोत्तरीय 6 प्रश्न देख लिए, लघुत्तरीय 15 देख लिए। आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लासेस में चैप्टर 2 राजा किसान और नगर देखेंगे। उसका भी पार्ट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 ऐसे तक आएगा।
आज की क्लासेस में ईंट मन की अस्थियां हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। इसका पार्ट वाई 1 2 क्या देख लिए, इसका क्वेश्चन और आंसर भी कर लिए। आज की क्लासेस में नहीं रहने देते हैं। अगले क्लासेस में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, राजा किशन और नगर।